हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, तत्वों का आवर्तीकरण। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं उसे बनाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था। तो उन्हीं सारे वैज्ञानिकों में से सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम है डोबेराइनर। सन 1829 में इन्होंने ट्राइड्स के माध्यम से तत्वों को वर्गीकृत किया था। उसके बाद आए थे सन 1863 में न्यूलैंड। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने अपना ऑक्टेव का सिद्धांत दिया था, जिसे हम ऑक्टेव लॉ कहते हैं। फिर उसके बाद सन 1869 में आए थे मेंडलीव। इन्हें हम रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था एटॉमिक मास के आधार पर, ठीक है। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसके बाद आगे जो आए थे जिन्हें हम आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, सन 1913 में मॉजले आए थे। हेनरी मॉजले नाम है इनका। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो दिया था एटॉमिक नंबर के आधार पर, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर। तो चलिए हम सबसे पहले डोबेराइनर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से टाइड्स दिए थे, ठीक है। तो डोबेराइनर की टाइड्स की खोज जो थी, इसकी खोज डोबेराइनर ने 1829 में की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1780 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1849 को। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। अगला है 1829 में उन्होंने 3 ग्रुप में तत्वों को रखा जिसके गुण समान थे, जिसे इन्होंने ट्राइड कहा था, ठीक है। इनके अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर आता था। जैसे कि हम देखते हैं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये ट्राइड्स के रूल का पालन करते हैं। जैसे इन्होंने जो रूल दिया था, लिथियम और पोटेशियम जो है इन दोनों का औसत जो होगा वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर आएगा। जैसे लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 6.9, और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि जब हम इनका औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 22.95, जो कि लगभग हम 23 के बराबर मान सकते हैं। और सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो भी कितना होता है? 23 ही होता है। तो इससे इनका ट्राइड्स का रूल फॉलो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अगला ट्राइड्स दिया था वो था, इनका अगला ट्राइड्स था कैल्शियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम। इसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम का परमाणु भार 40 और बेरिलियम का परमाणु भार 137.2 को जब हम जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि इन दोनों का हम औसत निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? 88.65, जो कि लगभग 88.7 के बराबर होता है। और स्ट्रोंशियम का परमाणु भार भी 88.7 ही होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये भी ट्राइड्स के रूल का फॉलो कर रहे थे, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डोबेराइनर ने पहली बार तत्वों को अरेंज करने में काफ़ी हद तक सफलता पा ली थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि डोबेराइनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक पहली बार खोजा था। जिस प्लेटिनम उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं उसको सबसे पहली बार किसने खोजा था? तो डोबेराइनर ने ही खोजा था। अब इनके कुछ अवगुण भी थे। आगे हम देखते हैं कि डोबेराइनर के अवगुण यानी कि डिसएडवांटेज, इनके क्या क्या डिसएडवांटेज थे। तो पहला देखते हैं कि हम इन्होंने केवल कुछ ही तत्वों को सजा पाए थे। ये इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया था। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, केवल 6 ही तत्वों को सजा पाए थे ये। दूसरा अगला है, बाद में जो ट्राइड्स खोजे गए वह डोबेराइनर के नियम पर यानी कि रूल पर फिट नहीं थे, ओके। डोबेराइनर के बाद अगले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने आवर्त सारणी को बनाने का प्रयास किया था। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर सन 1837 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 जुलाई सन 1898 को। हम इनकी जो इन्होंने अपनी सारणी बनाई थी उस सारणी को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये इन्होंने सारणी बनाई थी, इसे हम ऑक्टेव लॉ कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेव पर आधारित थी ये। इसमें रेलवे में कई बार पूछा गया है कि इसमें जो ऑक्टेव रूल्स था उसमें सबसे पहला तत्व कौन सा था? तो वो था हाइड्रोजन। और सबसे अंतिम तत्व कौन सा था? तो वो था थोरियम। ये सवाल कई बार पूछा गया है रेलवे में, तो इससे आप कृपया ध्यान रखें। अगला है, न्यूलैंड ने ऑक्टेव यानी कि अष्टक का नियम दिया। इसकी खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1863 में की थी। इनका जन्म 1837 में हुआ था, हमने ऊपर देखा था।
इनकी मृत्यु 1898 में हुई थी। कई बार न्यूलैंड के बारे में पूछा जाता है कि ये किस देश के रहने वाले थे या ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अगला है, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 56, यानी कि इनके समय में ज्ञात तत्व कितने थे, 56 तत्व थे। अगला है, इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। इन्होंने किस आधार पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला है, इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। 8वें तत्व का गुण किसके समान था, पहले तत्व के समान था। जैसे कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन की संयोजकता एक थी, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही लाइन में आते थे। जैसे कि हम अभी सारणी में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, ये इनकी संयोजकता एक ही है क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लाइन में हैं। ओके। अगला है तत्व की समानता। पहले तत्व की समानता 8वें तत्व के समान थी और 8वां तत्व जो था वो 15वें तत्व के समान था। 15वां तत्व 23वें तत्व के समान था। मतलब कि अष्टक नियम इसी पर आधारित था कि हर तत्व जो था वो 8वें तत्व के समान ही आ रहा था। अगला है, न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट तथा निकिल को हैलोजन के साथ रखा गया है। अगला है, आयरन का गुण कोबाल्ट और निकिल जैसे हैं लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया है। जैसे कि देखिए आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर रखा गया है, जबकि कोबाल्ट और निकल यहाँ पर है। लेकिन इनकी जो समानताएं पाई जाती हैं तत्वों में, उसके आधार पर हम देखें तो इन्हें पास पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही दूर रखे गए हैं। अगला पॉइंट है, न्यूलैंड की तालिका थोरियम पर समाप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा था, तो वो था थोरियम। ओके। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अवगुण यानी कि डिसएडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं एक बार। पहला है, इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत से सजाया, मतलब कि कैल्शियम से आगे इनका सिद्धांत लागू नहीं हो पाया था। अगला पॉइंट है, न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्वों की ही खोज हुई थी। अगला है, एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वालों को रखा, जैसे कि हमने देखा था कोबाल्ट और निकिल को रखा था। अगला है, अक्रिय गैस उस समय तक ज्ञात नहीं थे, मतलब कि उस समय तक खोजे नहीं गए थे। अगला पॉइंट है, यह कैल्शियम तक ही मान्य है। जैसे कि हमने देखा था ये केवल कहाँ तक मान्य था, कैल्शियम तक ही मान्य था, उसके ऊपर हम इसको लागू नहीं कर पाए थे। न्यूलैंड के बाद जो अगले साइंटिस्ट आए थे वो आए थे दमित्री मेंडलीव, जिसे हम मेंडलीव की आवाज़ सारणी कहते हैं, वही वाले मेंडलीव आए थे। जब ऑक्टेव का रूल फेल हो गया था उसके बाद मेंडलीव ने कदम रखा। जब न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया उसके बाद कौन आए थे, दमित्री मेंडलीव। इनका जन्म हुआ था सन 1834 में, 8 फरवरी सन 1834 को। कहाँ पर हुआ था, ये रूस में हुआ था। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी 1907 को, 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है। कहाँ पर, वो भी रूस में ही हुई थी। ओके। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इसमें सबसे पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है। और अंतिम तत्व कौन सा था, यूरेनियम इनका अंतिम तत्व था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये खाली छोड़ा गया था, जिसमें कि जो नोबल गैसें होती हैं उसे भरने के लिए इन्होंने खाली छोड़ दिया था। इस सारणी की खोज किसने की थी, तो इस सारणी की खोज दमित्री मेंडलीव ने सन 1869 में की थी। सन 1872 में मेंडलीव की आवाज़ सारणी जर्मन पत्रिका में छपी थी। जब यह काम शुरू किया गया था इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया था। किसके आधार पर बनाया था, तो परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था। अगला पॉइंट है, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी जब इन्होंने काम शुरू किया था। कितने तत्व थे इनके समय, 63। ओके। अगला पॉइंट है, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण का संबंध स्थापित किया था। अगला पॉइंट है, इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार यानी कि हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, वर्ग होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं वो उदग्र यानी कि वर्टिकल होते हैं। कतार में कॉलम जो होते हैं ना, खड़े खड़े कॉलम, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के गुण। इनके क्या क्या गुण थे वो देखते हैं हम। पहला गुण है, सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया, मतलब कि जितने भी उपलब्ध तत्व थे उस टाइम उन सारों की सारों को इन्होंने अपनी सारणी में सजा दिया था। अगला पॉइंट है, कुछ खाली स्थानों को छोड़ा, जब भी खोज हो उस खाली स्थान पर लिखा जा सके।
मतलब कि इन्होंने तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी थी कि आगे भविष्य में कुछ तत्वों को खोजा जाएगा, उनके लिए इन्होंने खाली स्थान भी छोड़ दिया था। अगला पॉइंट है, जब अक्रिय गैस जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए यानी कि डिस्टर्ब किए बाईं ओर रखा, जैसा कि हमने देखा था सारणी में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, इधर बाईं ओर रख दिया गया था। जितनी अक्रिय गैसों की खोज की गई थी वो सारी आवर्त सारणी को बिना डिस्टर्ब किए बाईं ओर रख दिया गया था। अगला पॉइंट है, इनके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो इनकी आवर्त सारणी में भी कुछ अवगुण या दोष रह गए थे। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं क्या क्या दोष थे इनकी आवर्त सारणी के। पहला था, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। मतलब हाइड्रोजन जो था उसे इनकी आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। अगला है समस्थानिक, जिन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। इनका भार अलग अलग होता है जो अलग अलग स्थान मांगता था। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिसके अलग अलग भार हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले पहले तथा कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखा गया था या बाद में पाए गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले रखा गया है जबकि निकेल को बाद में रखा गया है, क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है 58.8, जबकि निकेल का परमाणु भार होता है 58.7। तो निकेल को पहला होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जब कोबाल्ट को इन्होंने पहले रखा था और निकेल को बाद में, यहाँ पर होना चाहिए कोबाल्ट बाद में और निकेल पहले होना चाहिए। ओके, तो इनका ये दोष था इनकी आवर्त सारणी का। इनकी आवर्त सारणी का अगला जो अवगुण था वो था कि मेंडलीव के असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा। मेंडलीव ने असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा। जैसे मैंगनीज को हैलोजन वर्ग में रख दिया था इन्होंने। इसको मैंगनीज को हैलोजन वर्ग में रख दिया था, जबकि हैलोजन और मैंगनीज में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने सन 1913 में बनाई। तो हम मोजले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछा गया है कि आधुनिक यानी कि आधुनिक मतलब कि मॉडर्न आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो हेनरी मोजले को कहते हैं। अगला पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि नाभिक में बढ़ते आवेश की संख्या पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या था। इनकी सफलता का जो प्रमुख राज था वो था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा था, जबकि हम पीछे देख रहे थे सारे के सारे वैज्ञानिक जो थे वो परमाणु भार के आधार पर उन तत्वों को वर्गीकृत कर रहे थे, और जबकि इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर मतलब कि एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के गुण। पहला है आवर्त यानी कि पीरियड। आवर्त की संख्या 7 है। दोस्तों हमें याद रखना है कि आवर्त जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, ऐसे ये आवर्त होते हैं। ठीक है। और समूह जो होते हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं वो खड़े होते हैं, जिन्हें स्तंभ भी कहते हैं वर्ग भी कहते हैं। ये याद रखना, कई बार पूछा गया है कि लेटी हुई जो लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ओके। अगला है, आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। जैसे सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो ये इधर से इधर को चल रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके। आगे देखते हैं हम कि आवर्त निकालने की विधि।